Joining me on the stage today is Union Sports, Information and Broadcasting Minister, Mr. Anurag Thakur. Mr. Anurag Thakur, 9 years of Modi government, high points, low points. At the moment, the discussion only seems to be around the fantastic growth numbers that have come in. How do you see these past 9 years? And what do you think are the top 3 achievements of the Modi Sarkar? नाविका जी, लेट मी फर्स्ट टेक एवरीवन 10 years बैक. आई मीन 10 साल पहले की बात करूं तो देश के हालात ऐसे थे कि महंगाई चरम सीमा पर थी, 13%. अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, घोटाले एक के बाद दूसरे बाहर आ रहे थे और दुनिया भर में भारत की छवि कोई बहुत अच्छी नहीं थी. गरीबों से किए गए वायदों पर कांग्रेस खरी नहीं उतर पाई थी. एक तरह से लोगों का विश्वास सरकार में, या मैं कहूं नेता नहीं दिखता था, ना नीतियां थी और नीयत में भी खोट ही नजर आता था. और उस समय लगता था कि देश कहां जा रहा है. युवा को भी अपनी भविष्य अंधकार में एक तरह से नजर आता था. उस समय देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के रूप में मोदी जी का नाम दिया. एक आशा दिखी, एक उम्मीद दिखी, एक होप दिखी, क्योंकि मोदी जी का करियर जो राज्य में देखने को मिला था बहुत सफलतापूर्वक था, विकास और उपलब्धियों भरा था, ईमानदार छवि थी. और आज मैं कह सकता हूं कि जो कभी सोचा ना था कि 4 करोड़ गरीबों के पास पक्का मकान होगा, वो भी हुआ. जो कभी सोचा ना था 9 करोड़ 60 लाख बहनों के पास रसोई गैस का सिलेंडर होगा, वो भी मिला. पक्का उसको अपना खाना बनाने का अवसर मिला. जो कभी सोचा ना था हर घर को नल से जल, 12 करोड़ घरों को वो भी मिला. जो कभी सोचा ना था 12 करोड़ शौचालय मिलेंगे. टॉयलेट कहने के लिए छोटी बात लगती है, लेकिन महिलाओं से पूछे क्या परेशानी है. इज्जत घर नाम उन्होंने इसके लिए दिया. जो कभी सोचा ना था कि कोविड के समय कौन बचाएगा, वो 220 करोड़ वैक्सीन भी मुफ्त में लगाने का काम किया. जो कभी सोचा ना था डबल राशन मुफ्त में मिलना, तो 80 करोड़ लोगों को 28 महीने तक देने का काम किया. कभी सोचा ना था धारा 370 समाप्त होगी, वो भी किया. जो कभी सोचा ना था कि भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आएगी, वो भी हुआ. और जो कभी सोचा ना था कि भव्य और दिव्य राम मंदिर बनेगा, वो भी बनाने का काम किया. लेकिन अनुराग ठाकुर जी, विपक्ष का कहना है कि जो कभी सोचा था वो शायद नहीं हुआ. सोचा था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर 1 साल में, वो नहीं हुआ. सोचा था कि हर किसी को रोजगार मिलेगा, नहीं हुआ. उनका ये भी कहना है कि गरीबी रेखा के नीचे से लोग बाहर निकालने चाहिए थे, लेकिन बढ़ गए, ऐसा तो सोचा ना था. तो सवाल कई विपक्ष ने उठाए हैं उपलब्धियों के मामले में. विपक्ष को आप कैसे कन्विंस करेंगे? क्या ये सच्चाई नहीं कि 12 करोड़ शौचालय बने? क्या ये सच्चाई नहीं कि 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर मिला? देखिए, सब आंकड़े नहीं, ये सब दिखता है. और मैं कहना चाहता हूं, जो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, उनकी 4 पीढ़ियां ये नारा लगाती रही, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ. गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं हटी थी. लेकिन गरीब मां का बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो 27% गरीबों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है. और ये मैं नहीं कहता जी, ये अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के आंकड़े हैं. इस पे कोई विश्वास ना करे तो उनकी देखिए, अगर मुद्रा लोन 34 करोड़ मिलते हैं और 68% महिलाएं हैं, तो ऐसा तो नहीं कि वो काम नहीं कर रही होंगी. अगर जीएसटी कभी 1 लाख करोड़ रुपया भी, आज से 1.5 साल पहले कभी 1 लाख करोड़ की भी कलेक्शन नहीं होती थी. पिछले महीने 1,83,000 करोड़ की हुई, 1,83,000 करोड़, और इस महीने 1,53,000 करोड़ रुपीस की. पिछले 16 महीनों में लगातार 1 लाख करोड़ से ज्यादा की जीएसटी कलेक्शन हुई. दैट मीन्स आवर इकोनॉमी इज ग्रोइंग
And the number says it all, that India is the fastest growing economy today. And as per the prediction or the report of the Morgan Stanley, the steps taken by the Modi government in the last 9 years, the reforms what we have taken, especially in the 10 sectors, and the kind of capital investment the Modi government has done, even in this budget, 10 lakh crore rupees has been earmarked for the capital investment. That clearly shows that our outlay for the capital investment is 33% higher than the last year, which will boost the growth further. And the indicative number for this financial year 23-24 is 7.2%, which is highest globally. I think, which is a good sign for the Indian economy. और मैं आपको एक इंसिडेंट दिल्ली का ही बता दूं, सुंदर पिचाई जब फेब महीने में यहीं थे, वो अपना अनुभव भी बता रहे थे कि किस तरह से हार्ड कॉपी आज भी उनको आजकल कोविड सर्टिफिकेट की लेके दुनिया भर में जाना पड़ता है, लेकिन भारत के लोगों को तो कोविन ऐप पे डिजिटल सर्टिफिकेट मिला। इसी डिजिटल इंडिया का मजाक कभी कांग्रेस उड़ाती थी, जनधन खातों का मजाक उड़ाती थी। 48 करोड़ जनधन खाते 2 साल में खुले। कांग्रेस कहती थी क्या होगा इसका अर्थव्यवस्था के साथ। ये फर्क पड़ा कि 2 लाख करोड़ रुपया आज उन 48 करोड़ बैंक खातों में है जो इकोनॉमी का हिस्सा बना है, सर्कुलेशन में आया है। छोटी बात नहीं है। गरीब जो कभी 36% ब्याज देता था, आज उसको 10% पे पैसा मिलता। मैं सैकड़ों ऐसे उदाहरण आपको दे सकता हूं, और ये मैं इसलिए दे रहा हूं कि ये लोग गरीब के नाम पे वोट मांगते रहे, लेकिन गरीब के लिए इन्होंने किया कुछ नहीं। गरीब के लिए किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। लेकिन अनुराग ठाकुर जी, राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स शोषित हैं। दे हैव गॉट अ रॉ डील. Minorities in the society have got a raw deal. Muslims have got a raw deal. Sikhs have got a raw deal. They also say democracy is dying in this country. They also point out that the biggest achievement of your government is that you have let loose agencies on all opposition leaders. There are many issues of confrontation between the opposition and your government. Of course, you're on two sides of the aisle. There will be differences. But have we reached a complete break point as far as dialogue is concerned? आपने पूरी बात नहीं की। राहुल गांधी जी ने कहा था 80 के दशक में केंद्र और उत्तर प्रदेश में अत्याचार, यही था। तो 80 के दशक में केंद्र में माननीय राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, और एससी पर अत्याचार होते थे। राहुल गांधी जी ने यहां तो नहीं, विदेशी धरती पर जाके मान ही लिया है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र के साथ काम करती है। और अगर आप इन सभी बेनिफिट्स को देखेंगे, जो मकान से लेके पानी के कनेक्शन से लेके जनधन खाते तक है या बाकी योजनाओं के है, इसका सबसे बड़ा लाभ किसी को मिला है तो एससी, एसटी और हमारे अल्पसंख्यक समाज को, जिनको कांग्रेस ने हाशिए पर धकेल दिया था, केवल वोट बैंक के लिए किया था। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हम सशक्तिकरण करने में विश्वास रखते हैं। यही अंतर है, ये अंतर है। जिस दिन देश के संसद, नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, बहुत बड़ी पहल की आपकी सरकार ने, एक नया संसद भवन बना, लेकिन साथ ही उस दिन तस्वीरें आई स्ट्राइकिंग उन रेसलर्स की, उन लड़कियों की जो हक मांग रही हैं, जिन्होंने एफआईआर दर्ज किया है एंड पॉक्सो केस भी लगा है इस केस में। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कौन सा भारत है जहाँ इन लड़कियों की बात नहीं सुनी जा रही और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस जो है उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं, 40 दिन से लड़कियां धरने पर बैठी। देखिए, पहली बात तो मैं कहूं कि संसद भवन जो नया बनकर तैयार हुआ, शायद आप भी उस कार्यक्रम में थी, ये भारत को आजादी के 75वें वर्ष में मिला, और उस समय मिला जब दुनिया में भारत का एक नया स्थान बना है। नए भारत की बुलंद तस्वीर आज देश के सामने देखने को मिलती है, एक नहीं अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है, और भारत की उपलब्धियों के कारण मिलती है। और नए संसद भवन का कुछ राजनीतिक दलों ने विरोध भी किया, बहिष्कार किया,
और मैं कहूंगा राहुल गांधी जी कभी पार्लियामेंट ना चलने के बहाने बनाते थे, ना आने के बहाने बनाते थे। अब वो सदस्य खुद नहीं रहे तो बहिष्कार करने के भी कई बहाने बनाने लगे और उनका दल भी उसमें नहीं आया। जहां तक रेसलर्स की आपने बात कही, देखिए खिलाड़ी हो या कोई भी महिला हो, किसी के साथ भी अगर किसी तरह की कोई अत्याचार हुआ हो तो उसको न्याय जल्द मिलना चाहिए। मैं इसके लिए आपसे बिल्कुल सहमत हूं। जिस घटना का उल्लेख वहां पे किया गया वो लगभग 7 वर्ष पुरानी है। और जब रेसलर्स मुझसे मिलने, मैंने ही उनको न्योता दिया था जनवरी महीने में मिलने के लिए, तब उनकी मांग थी, मैंने तब भी पूछा था कि एफआईआर किसी भी पुलिस थाने में दर्ज हो सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम आपके समक्ष इस बात को रखना चाहते हैं ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हमने कमेटी बनाई, उनसे पूछ के बनाई, कमेटी बनाई, कमेटी में मेंबर उन्होंने ऐड करने के लिए कहा, वो भी किया। कमेटी ने जितने लोगों को उन्होंने नाम लिए सबको बुला के उसकी जांच भी की। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट फाइल की। उसके बाद दिल्ली पुलिस को उसको रिपोर्ट को सौंपा गया। इन द मीन टाइम आईओए को बोल के, क्योंकि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन डायरेक्टली गवर्न करता है सब फेडरेशंस को, तो उनको कहा गया कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाइए ताकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डे टू डे एक्टिविटीज ना देखें। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डे टू डे एक्टिविटीज कुछ नहीं देखती, ना उनके अधिकारी के पास कोई आज अधिकार है। आईओए की कमेटी ने अभी ट्रायल्स कराए जिसमें हजारों खिलाड़ियों ने भाग लिया। उनका कैंप चल रहा है। 5 तारीख को अगला ट्रायल है जिसके लिए 2500 के लगभग खिलाड़ियों ने अभी रजिस्टर कर चुके हैं। उनका सिलेक्शन होने वाला है, वो भी हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने लेवल पे कहा कि दिल्ली पुलिस से आप एफआईआर मांगते तो दायर कर दी, उन्होंने दर्ज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवीन टू रजिस्टर एन एफआईआर. The committee you are talking about was set up in January. We are sitting in June. आप जैसे सीनियर पत्रकार के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं और देश के सामने भी, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के लिए खिलाड़ी को ही जाना था। हमारे पास उन्होंने जब अपनी बात रखी कि इंटरनल कमेटी के लिए, हमने वो कमेटी की जांच की। जांच के बाद आईओ को कहा गया कि अपने कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए। उन्होंने बनाया, वो कमेटी को चला भी रही हैं, डे टू डे एक्टिविटीज वो कर रहे हैं, टीम वो भेज रहे हैं, सारी पेमेंट्स वो कर रहे हैं। तो डब्ल्यूएफआई का आज के समय में कोई रोल नहीं है, 1% कोई रोल नहीं है। पुलिस जांच में अगर किसी भी नागरिक के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट होती है तो वहां पे जांच करने के बाद चार्जशीट फाइल करके उसके बाद उचित कार्रवाई की जाती है। पुलिस ने जांच अपनी लगभग पूरी कर ली होगी, चार्जशीट वो दायर करने वाले हैं और उसके बाद उचित कार्रवाई भी करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हमने प्लेयर्स ने जो जो जब जब कहा, सारी बातें इनके कमेटी बनाने से लेके, आईओ को से लेके, एफआईआर से लेके, जब जब जो जो कहा वैसे ही सब कुछ हुआ है। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी होने का इंतजार, चार्जशीट फाइल करने का इंतजार करना चाहिए। और 38 दिन जब तक हमारे सभी एथलीट्स, जो 4 एथलीट्स हमारे वहां पे बैठे हैं, वो 38 दिन बैठे, कभी किसी ने कोई मना नहीं किया। उन्होंने कैंडल मार्च करना था तब भी। हम न्याय दिलाना चाहते हैं, हम चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो, उचित कार्रवाई हो। इसमें किसी का कोई पक्ष लेने की बात ही नहीं है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमें किसी का कोई पक्ष नहीं चाहिए। हमें निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई चाहिए जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। Mr. Anurag Thakur, you've given a long response. I have 2 basic points on this. Committee set up in January, we are sitting in June. The wrestlers, our athletes, our medal winners have been sitting on a dharna for 40 days. You want an unbiased investigation, the country wants an unbiased investigation. But the fact of the matter is that there is a question of morality. The question is, because the person concerned against whom the charges have been made happens to be a BJP member of parliament, it is creating a perception of justice not being delivered. My straight question to you is, 40 days is one too many for the national heroes to be sitting on a dharna. Can we expect the government to find a solution to this and end this national shame? नाविका जी, जब एफआईआर हुई उसके बाद जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मैं वही कह रहा हूं कि जांच पुलिस कर रही है, मेरा विभाग नहीं करता है।
और सरकार निष्पक्ष जांच चाहती है हर किसी के। उसमें पहले भी जब कमेटी बैठी तो कितने लोगों ने अपने बयान दर्ज करवाए, जो जो करवाना चाहता था हर किसी को मौका दिया गया। 14 मीटिंग्स उसकी की गई। मैरी कॉम जैसी 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियन उसके मेंबर हैं, योगेश्वर दत्त जैसे ओलंपियन मेडलिस्ट उसके मेंबर हैं, बड़े खिलाड़ी उसके मेंबर्स हैं जो मेडलिस्ट हैं इंटरनेशनल लेवल पे, और एथलीट्स को इसका हिस्सा बनाया गया। जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर जो उनको जानते थे उन्हीं को इसका हिस्सा बनाया गया है ताकि हर कोई अपना पक्ष उनके सामने रख सके। बड़ी विस्तार में उनकी बात सुनी गई, उसके बाद ही उचित कदम उठाए गए हैं और इसीलिए रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई और पुलिस ने उस पर एफआईआर की है। इसीलिए ये आईओ को कहा गया कि डे टू डे एक्टिविटीज के लिए कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर बनाए, तो कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं न्याय मिले, लेकिन प्रक्रिया का पालन करके वो जांच पूरी करके ही होगा। मिस्टर अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी जी ने एक और स्टेटमेंट दिया है, आई कम बैक टू पॉलिटिक्स। वो कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग एक सेक्युलर पार्टी है। वुड यू वांट टू रिस्पॉन्ड टू दैट? अब राहुल गांधी जी की मजबूरी हो गई है, अमेठी हार चुके हैं, वायनाड में लड़ना है, तो कभी मुस्लिम ब्रदरहुड की बात करनी, कभी मुस्लिम लीग की बात करनी है। और दुख की बात तो यह है कि उसको सेक्युलर कह देना और फिर यह कहना कि ये जिन्ना की मुस्लिम लीग से अलग है। ये वही लोग हैं जो पार्टीशन के समय यहां पर रह गए थे, जिन्होंने उस समय की मुस्लिम लीग के सदस्य होने के बाद, पार्टीशन के बाद यहीं पे मुस्लिम लीग बनाई भी और फिर एमपी तक बने रहे, राज्यसभा के भी बने। और यही नहीं, जो मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन चाहते थे, शरिया कानून लागू करना चाहते थे, ये कहीं और नहीं। मोहम्मद इस्लाम की बात करें, ये उसके सदस्य थे। राहुल गांधी जी को और कांग्रेस पार्टी को इस पर जवाब देना चाहिए कि आखिर कौन लोग हैं, क्या काम था इनका। ये सब आपके सामने इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि ये मुसलमानों के लिए अलग से सीट रिजर्वेशन भी चाहते रहे, शरिया कानून भी लागू करना चाहते रहे, और ये उसी मुस्लिम लीग का हिस्सा है। सोच में केवल राहुल गांधी जी की और कांग्रेस में इतना मैं कहूंगा, उनको हिंदू आतंकवाद नजर आता है और मुस्लिम लीग सेकुलर नजर आती है। मिस्टर अनुराग ठाकुर, इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर। और कम से कम अराजकता में जो लोग विश्वास करते हैं, आप उनके भरोसे देश की छवि नहीं रख सकते। एक है जो इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी जब विदेश में गए तो कोई मौका नहीं छोड़ते देश को अपमानित करने का। आप देखिए जो मंच उनको दिया गया उसके पीछे कौन लोग हैं। वहां भारत का अपमान होता है, भारत के राष्ट्रगान का अपमान होता है, भारत के झंडे का अपमान होता है, भारत विरोधी नारे लगते हैं, और यहां तक कि राहुल गांधी जी भी कोई कसर नहीं छोड़ते जहां पे भारत का अपमान करने में कोई कसर छोड़ी। और ये एक बार नहीं, अनेकों बार हुआ है और ये भारत स्वीकार नहीं कर सकता। एक तरफ नरेंद्र मोदी जी भारत से बाहर कदम रखते हैं तो किसी देश के प्रधानमंत्री उनके पांव छू के गले लगाकर उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। दो देश उनको अपना हाईएस्ट अवार्ड देते हैं अपने देश का। अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी सीट से उठकर उनके गले लगाने आते हैं और कहते हैं कि मैं उनका इंतजार कर रहा हूं अमेरिका में होस्ट करने के लिए, मेरे पास टिकटों की कमी आ गई, इतने वहां पर डिमांड है। दूसरी ओर राहुल गांधी जी को किसी और की ना सुननी हो तो कम से कम इटली की प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मोदी इज वर्ल्ड्स मोस्ट लव्ड लीडर। 3 सर्वेस में आया है, 3 साल में, 3 सालों में आया कि मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कह दिया मोदी इज द बॉस। ये केवल मोदी जी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये भारत और भारतीयों का सम्मान। राहुल गांधी जी अपनी एक यात्रा में जाके देश को अपमानित करने का काम करते, अनाप शनाप बोलते हैं। वो कहते हैं लोकतंत्र खत्म हो रहा है। लोकतंत्र नहीं खत्म हो रहा जी, कांग्रेस पार्टी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने पे आ रही। अब वो 2 बार देश का चुनाव ना जीत सके हैं तो आप कह दो कि लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वो चुनाव हार जाए तो ईवीएम खराब है, चुनाव जीत जाए तो चुप हो जाते हैं। ऐसे कैसे नाविका जी दुनिया चलती है।
कर्नाटक का चुनाव वो जीत गए हैं। तो अभी वीएम पे बात नहीं की। नहीं, अब इस बार तो नहीं सुनाई दी कोई बात। लेकिन अब 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं। एंड आफ्टर दैट द बिग इलेक्शन ऑफ 2024, हाउ डू यू सी योर पार्टी मूविंग टुवर्ड्स दैट? मैं तो यही कहूंगा कि आपके इस मन से देश की जनता का आभार, जिन्होंने 9 साल मोदी जी को सेवा करने का अवसर दिया। और मोदी जी ने दिन रात एक सेवा करके, देखिए, अपनी माता जी के देहांत के बाद भी 2 घंटे के अंदर वो वापस देश की सेवा करने लगे। आज तक 75 साल में शायद ही कोई ऐसे प्रधानमंत्री आए। अभी भी 6 दिन की यात्रा थी, दुनिया के 2 दर्जन लगभग 23 नेताओं से, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मिले। 50 मीटिंग्स हुई 6 दिनों में। इंटरनेशनल जो लीडर्स हैं उनके साथ, साहित्यकार, बुद्धिजीवी, उद्यमी, सबके साथ हुई। और जब इंडिया लैंड किए तो उसके 2.5 घंटे के बाद उनके फिर प्रोग्राम शुरू हो गए। उनका एक एक पल देश के लिए समर्पित है और उन्होंने अपने 9 सालों में देश के लिए पाई पाई बचाई भी और देश की भलाई कराई भी। और ये पाई पाई बचाने का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया, ट्रांसपेरेंसी लाके किया, देश की अकाउंटेबिलिटी तय की सिस्टम की। मैं कहना चाहता हूं नाविका जी, ये जो हमारे 4 करोड़ 70 लाख फर्जी राशन कार्ड थे उनको खत्म किया हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके। 4 करोड़ 17 लाख के लगभग ये जो आपके एलपीजी सिलेंडर के नकली बनते थे और कमर्शियल की बजाय वो यही यूज करते थे, उसको खत्म किया। देश का कितना पैसा बचा? 2,70,000 करोड़ रुपया आप टैक्स पेयर्स का पैसा बचाया है मोदी जी ने। ये दिखता है। यू आर पेइंग टैक्सेस एंड योर hard earned money and the taxes what you have paid has been rightly used to bring the poor out of the poverty line. तो ये एलिवेशन उनका हुआ है, कहीं ना कहीं बाहर निकालने का काम हुआ। ये पक्के मकान 3.5 करोड़ ऐसे नहीं बने। ये सब काम जो हुए इनके लिए मुफ्त में 60 करोड़ लोगों को 5 लाख का इलाज मुफ्त में मिलता है। पहले इतने करोड़ों लोग हर साल गरीबी रेखा के नीचे जाते थे क्योंकि इलाज नहीं करवा पाते थे। वो सोचते थे इलाज करवाऊं कि परिवार चलाऊं, उसको मुसीबत थी, अपनी जान बचाऊं कि परिवार को बचाऊं। आज उसको सोचना नहीं पड़ता। 5 लाख रुपए का इलाज आयुष्मान भारत में मोदी सरकार देती है। आज गरीब का बच्चा भी डॉक्टर बन सकता है क्योंकि 70 साल में नाविका जी 80,000 सीटें थी एमबीबीएस की, हमने 9 साल में 68,000 से ज्यादा सीट बनाई। 9 साल में 70 साल में 700 यूनिवर्सिटीज थी, हमने 390 यूनिवर्सिटीज 9 साल में बनाई। हमने 9 साल में 7 आईआईटी 7 आईएम बनाए। और यही नहीं, 2014 तक केवल 5 शहरों में मेट्रो थी, हमने 9 सालों में 15 शहरों तक पहुंचाई है। 900 किलोमीटर बन गई, 900 किलोमीटर बन रही है। वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट मेट्रो नेटवर्क इन द नेक्स्ट 2 years। और यही नहीं, कांग्रेस के समय 0 वाटरवेज थे, हम 111 वाटरवेज पे काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने खाता नहीं खोला था ना वाटरवेज में ना वंदे भारत में, 0 थे, डक पर थे। हमने 21 वंदे भारत मात्र 4 सालों में चलाकर दिखाई। और सड़कों की अगर नेशनल हाईवे की मैं बात करूं, 2014 तक का एवरेज देखेंगे तो 1362 किलोमीटर पर ईयर आता था उस समय 14 तक। पिछले 9 सालों में 5,985 किलोमीटर, 4.5 टाइम्स मोर। आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को देखिए, 2014 तक 3.5 लाख किलोमीटर थी, इन 9 सालों में 7 लाख किलोमीटर से ज्यादा बनी। ये आंकड़े नहीं है साहब, ये धरातल पर आपको बदलाव देखने को मिलेगा। मैं अपने आप में से कोई हिमाचल गया कभी? सब गए हैं। अब आप अगली बार अभी कुछ दिनों के बाद आएंगे तो कीरतपुर से लेके बिलासपुर, मंडी, मनाली की रोड जो है 8 घंटे लगते थे यहां से जाने में, अब सिर्फ 4 घंटे लगेंगे क्योंकि टनल्स बना दी हैं, सड़क सीधी कर दी है। शिमला जाने तक 3.5-4 घंटे लगते थे, अब 2.25-2.5 घंटे में पहुंचते हैं। अभी सड़क बननी बाकी है तो 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे चंडीगढ़ से। इसी तरह से धर्मशाला से शिमला का टाइम 8 घंटे लगता है, वो 3.5 घंटे रह जाएगा। ये मोदी सरकार बना रही है। 10,000 फीट की हाइट पे अटल टनल, कांग्रेस ने 10 साल में उसको चलाया नहीं, अटल जी नींव पत्थर रख के गए थे, मोदी जी ने पूरी कराई। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल एट द हाइट ऑफ 10,000 फीट। अब हम लेह तक टनल्स बनवा रहे हैं।
अगले 2-3 साल के अंदर लेह से लेकर कन्याकुमारी तक आप 365 दिन जा सकते हैं, चाहे जितनी मर्जी बर्फ पड़ी होगी, टनल्स बनी होंगी, आप रोड यात्रा पर जाइए, आपके लिए पूरे देश भर में नेटवर्क बनेगा। नाविका जी, ये क्यों हो रहा है? आप हवाई यात्रा तो नहीं करते होंगे आप? अब तो हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा करता है, क्योंकि उड़ान योजना चली है। 2014 से पहले 74 एयरपोर्ट थे, दैट मींस एवरेज इज 1.2 एयरपोर्ट पर ईयर, एंड इन लास्ट 9 years वी हैव मेड न्यू 74 एयरपोर्ट्स, यानी कि वो 2014 तक 74 एयरपोर्ट, हमने 9 सालों में 74 एयरपोर्ट, विच इज 8.2 पर ईयर, 8 गुना ज्यादा। आप किसी भी क्षेत्र में कोई आंकड़ा मैं आप शाम तक बैठाइए, मैं आप सबका जवाब देने के लिए तैयार हूं। हमने काम किया है, इसलिए नंबर्स को लेके आ रहे हैं। अब मेरे नंबर्स पे विश्वास नहीं करना, मॉर्गन स्टेनले के तो कर लो, आरबीआई गवर्नर के तो कर लो। उन्होंने भी कहा है कि दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, जिसमें दुनिया को ब्राइट स्पॉट दिखता है और 7.2% की जीडीपी की दर से बढ़ने वाली है, दुनिया को ब्राइट स्पॉट दिखता है, राहुल गांधी जी को उसमें भी काले चश्मे से कुछ ना कुछ दिखता है। So let's see what happens in 2024, whether people of India will decide that this pace of reforms and this report card is something that they believe in. But thank you very much, Mr. Anurag Thakur. Thank you for joining us right here on the India Economic Conclave. A big round of applause for the Union Sports INB Minister Anurag Thakur.